आज हम हिंदू रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ चुके हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ चुके हैं, केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ चुके हैं और दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ चुके हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो रेस्ट ऑफ द जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उनसे कैसे डिफरेंट थी कि अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने एक जो इंडियन सोसाइटी थी उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की ऑन लाइन ऑफ ओल्ड इंडियन स्क्रिप्चर्स, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन तो उसको कभी कन्विंस नहीं किया। अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की तो उन्होंने वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच थी उनकी, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इवन एवरी रिलीजन को और हर रिलीजन को बोला कि वेदास के हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम केशव चंद्र सेन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जो थे वो इंस्पायर्ड थे क्रिश्चियन टीचिंग से, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनकी एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच थी। बैलेंस्ड अप्रोच कैसे थी कि इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थी उसको भी अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्क के बेसिस पे कन्विंस करने की कोशिश की कि सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है, और एज वेल एज ब्रिटिशर्स को तो वो बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट कर पाए थे कि रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगी तो मैं आपको आस्ता आस्ता बताती जाऊँगी किस तरीके से उन्होंने ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के साथ जो है उनको कन्विंस किया और किस तरीके से उन्हें ब्रिटिशर्स को थे जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है वो स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली संस्कृत पंडित कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? बिकॉज ऑफ हिज वास्ट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट संस्कृत एज वेल एज बंगाली। नेक्स्ट, इनको एजुकेशनिस्ट भी बोला गया क्योंकि इन्होंने बहुत एक रेवोल्यूशन लाई थी एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली बंगाल एजुकेशन सिस्टम में, और बंगाली लैंग्वेज को रिफाइंड करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। And then he is also called as social reformer because the Renaissance which has been started by the Raja Ram Mohan Roy, उसको he is credited to continue that Renaissance, यानी उस Renaissance को continue जो है उसको करने का क्रेडिट जो है वो विद्यासागर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उनका रियल नेम जो था वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, बट उनको ये टाइटल जो है वो स्कॉलर्स ने दिया था। विद्यासागर का टाइटल जो है वो उनको स्कॉलर्स ने दिया था। विद्यासागर का मतलब होता है ओशन ऑफ नॉलेज बिकॉज ऑफ हिज वास्ट नॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट्स। इन्होंने बहुत से सब्जेक्ट पढ़े थे, इतनी नॉलेज इनको थी, दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड एज द लाइक विद्यासागर, दैट इज ओशन ऑफ नॉलेज। इसके अलावा एक और स्कॉलर थे माइकल मधुसूदन, उन्होंने इनको दयासागर का टाइटल भी दिया था। दयासागर मतलब ओशन ऑफ जेनरोसिटी, कि ये बहुत इन्होंने जेनरस काम किए थे, दैट्स वाई इनको दयासागर भी कहा गया। अब हम आ जाते हैं कि कब बॉर्न हुए थे। तो 26 सितंबर 1820 में ये बॉर्न हुए थे। एट द प्लेस ऑफ बर्थ इज बरसिंगा। बरसिंगा जो है इट इज़ ए डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर, वेस्ट बंगाल, जो आज का वेस्ट बंगाल है वहाँ पे। इनकी कास्ट जो थी वो कुलीन ब्राह्मण थी, एंड दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू नोटिस कि वाई आई एम फोकसिंग ऑन कुलीन ब्राह्मण, क्योंकि एक कुलीन ब्राह्मण सिस्टम में आपको आगे बताऊंगी सोशल जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन में। कुलीन ब्राह्मण जो थे वो पाला डायनेस्टी के बाद से कुलीन ब्राह्मण बहुत एनकरेजमेंट उनको मिलती थी, एंड कुलीन ब्राह्मण जो थे उनको वन ऑफ द हाईएस्ट क्लास दी गई थी। ब्राह्मण्स में भी बहुत क्लासेस डिवाइडेड थी, सर्वश्रेष्ठ कौन है, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, तो इस तरीके से। और कुलीन ब्राह्मण जो होते थे उनको सबसे ऊपर, ब्राह्मण्स में सबसे ऊपर माना जाता था। उसके बाद आगे अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में जो था वहाँ से पास्ड आउट थे ये। इनकी जो क्वालिफिकेशन थी बहुत वेल वर्स्ड क्वालिफाइड पर्सन थे ये। इनकी संस्कृत ग्रामर में ये क्वालिफाइड थे, लिटरेचर में, डायलेक्ट्स में, वेदांत में, स्मृति में एंड एस्ट्रोनॉमी में भी। इसके अलावा 1839 में इन्होंने लॉ एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। तो दैट मीन्स अगर हम इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड देखें तो वो बहुत वेल वर्स थी। दैट वाज द रीज़न ही इज़ कॉल्ड एज विद्यासागर, दैट इज़ ओशन ऑफ नॉलेज। अब हम आ जाते हैं इनके प्रोफेशन के बारे में। तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज जो है एज ए प्रोफेसर इन संस्कृत डिपार्टमेंट इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया था। उसके बाद ही संस्कृत कॉलेज में, फिर बाद में इन्होंने संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन किया जहाँ के ये प्रिंसिपल भी बने 1851 में।
अब हम आ जाते हैं इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। तो अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सोशल रिफॉर्म ये लेकर आए थे, उसकी वजह से इनको पॉलीमथ रिफॉर्मर कहा जाता है। पॉलीमथ का मतलब है वाइड नॉलेज एंड लर्निंग, द पर्सन हु हैज़ वाइड नॉलेज एंड लर्निंग। इसकी वजह से ये पहले ऐसे रिफॉर्मर थे जिनकी इतनी ज़्यादा, जिनके पास जो थी वो प्रोफेशनल डिग्रीज थी या जो इतनी नॉलेज वाले जो थे वो सोशल रिफॉर्मर थे। अब आ जाता है इनकी आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो है सोशल रिफॉर्म को लाने में इनकी आइडियोलॉजी कैसे डिफरेंट थी, बिकॉज ही सॉट टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी फ्रॉम विद इन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, इनसे पहले जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं वो सोसाइटी में एक ऑल्टरनेटिव चेंज लेना चाहिए, यानी ऑल्टरनेटिव सोसाइटी, जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी उससे ऑल्टरनेटिव सोसाइटी एक बनाना चाहते थे। इनका ये मानना था कि ऑल्टरनेटिव सोसाइटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी में ही चेंज लाने की ज़रूरत है। वो चेंज कैसे लाई इन्होंने, वो मैं अब आपको बताती हूँ। वो चेंज ये चाहते थे कि सबसे पहले स्टेटस ऑफ वीमेन जो है वो बढ़ाया जाए। और स्टेटस ऑफ वीमेन कैसे बढ़ाया जाए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ये जो सॉट टू रिफॉर्म सोसाइटी फ्रॉम विद इन, इस आइडियोलॉजी को राजा राम मोहन रॉय ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने किस तरीके से फुलफिल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कुलीन ब्राह्मण थे, इनके इसी सिस्टम के अंदर इस पूरे ब्राह्मण सिस्टम के अंदर सोशल कस्टम था जिसको बोलते थे कुलीन ब्राह्मण पॉलीगैमी। कुलीन ब्राह्मण पॉलीगैमी क्या था कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि ब्राह्मण जो कुलीन ब्राह्मण से वो अपने ही इक्वल, या तो वो कुलीन ब्राह्मण में ही शादी करेंगे या फिर वो इक्वल स्टेटस, जो जिनका स्टेटस यानी जिनकी कास्ट उनके इक्वल होगी उसी से शादी करेंगे, उन्हीं ब्राह्मण से शादी करेंगे। उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सी गर्ल्स जो थी, जो विमेन जो होती, चाइल्ड जो थे, बेसिकली उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज का बड़ा कंसेप्ट था, तो बहुत सी जो फीमेल्स थी उनकी शादी जो थी वो नहीं हो पा रही थी, बिकॉज कुलीन ब्राह्मण लड़के इतने कैसे लाते कि इक्वल करते कि कुलीन को कुलीन में ही शादी करनी है। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सी लड़कियां जो थी वो अनमैरिड रह रही थी। और एक और सिस्टम था इसके विदिन, एक सिस्टम जो है वो कुलीन ब्राह्मण सिस्टम नहीं था, वो तो पूरे एक कन्फाइंड सिस्टम था बंगाल का, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो ये था कि अगर किसी गर्ल को प्यूबर्टी उसके मायके में आ जाती थी तो उससे शादी कोई नहीं करता था, यानी चाइल्ड मैरिज को इस तरीके से भी प्रमोट किया जाता था कि अगर प्यूबर्टी आपको अपने मायके में आ जाती है तो उस केस में उससे शादी कोई नहीं करता था। तो कुलीन ब्राह्मण सिस्टम के अंदर एक और कस्टम था कि जो बड़े एजेड ब्राह्मण्स होते थे, लाइक 80s में या अपने 90s में या इवन 70s में भी, तो वो उन लड़कियों से शादी कर लेते थे, ये कह के कि हम इन पे कोई एहसान करें, बिकॉज इनको तो प्यूबर्टी अपने मायके में आई है तो इनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो लेकिन उस शादी के जो राइट्स होते थे वो उनको कोई राइट्स नहीं मिलते थे लड़कियों को, और ये विडोहुड की तरफ लेके जा रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी और बहुत सी लड़कियां विडो हो रही थी। अब देखो, इस कुलीन ब्राह्मण सिस्टम के साथ विडो रीमैरिज भी जुड़ा है। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने बहुत सी पिटीशंस जो थी वो ब्रिटिशर्स को दी थी इस कुलीन ब्राह्मण पॉलीगैमी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, और इसमें इनकी मदद की थी महाराजा ऑफ बड़वान के जो महाराजा थे, उन्होंने इनकी मदद की थी। 2-3 बार इन्होंने पिटीशन दी थी इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। अब इसी से जुड़ा है विडो रीमैरिज। क्या हुआ कि मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सी लड़कियां जो होती थी वो विडो रह जाती थी, उनके हस्बैंड की एज बहुत ज़्यादा होती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। तो फिर नेक्स्ट जो सोशल रिफॉर्म इन्होंने लाया वो था विडो रीमैरिज। इन्होंने सपोर्ट किया कि विडो को रीमैरिज करने का राइट जो है वो होना चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक तरफ इन्होंने जो इंडियन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उनको कन्विंस करने की कोशिश की। कैसे कन्विंस करने की कोशिश की कि इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि किस स्मृति में लिखा है। स्मृति क्या होता है, हिंदू शास्त्रों की बात करें तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति का मतलब हो गया जो टू हियर, मतलब जो डायरेक्ट हमने डिवाइन पावर से, भगवान के मुंह से या उनसे सुनी है, तो उसको बोला जाता है श्रुति। और स्मृति हो गया जो हमारी मेमोरी में है, जो हमें किसी ने सुनाई है। तो दैट मीन्स कि जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि स्मृति में ये कहाँ लिखा है कि विडो जो है वो रीमैरिज नहीं कर सकती। तो इस आर्ग्यूमेंट के साथ में इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थी उसको कन्विंस करने की कोशिश की, आम लोगों को कन्विंस करने की, कॉमन पर्सन्स को कैसे कन्विंस करने की कोशिश की कि इन्होंने अपने ही बेटे को, जिनका नाम नारायण चंद्र था,
उनको कन्विंस किया कि वो एक विडो से मैरिज करे, ताकि कॉमन लोग जो हैं वो इस चीज़ से मोटिवेट हो सके और विडो रीमैरिज के लिए जो है लोग एनकरेज करें और आगे आएँ। और साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटिशर्स को इस बात पे कन्विंस किया कि विडो रीमैरिज जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, जो लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ होती हैं आफ्टर गेटिंग विडोहुड। तो इस वजह से, इनके एफर्ट्स की वजह से 1856 में जो था ये विडो रीमैरिज एक्ट आया था, जिसके बाद जो विडोज़ होती थी उनको रीमैरिज करने का जो था वो राइट मिल गया था। अब आ जाते हैं चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज जो थी उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत कैंपेन की थी और विग्रेसली इसको चैलेंज किया था। यहाँ पे भी ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के साथ पूरे आर्ग्यूमेंट में थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि चाइल्ड मैरिज सोशल इवल तो है ही, साथ ही साथ ये अनएथिकल एक्ट है। अनएथिकल कैसे है कि ये एक छोटे बच्ची को फिजिकल और साइकोलॉजिकल बर्डन देता है। एक छोटी सी बच्ची जिसकी शादी कर दी जाती है उसके लिए ये बहुत बड़ा फिजिकल और साइकोलॉजिकल बर्डन है। साथ ही साथ इसको इन्होंने बहुत साइंटिफिक वे में अनहाइजीनिक भी माना कि छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती है, उनको नहीं पता है कि किस तरीके से अपना हाइजीन मेंटेन करना है। तो इन्होंने इस तरीके से भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। और इवन के जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थी उसके साथ इन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट किया कि किन धर्म शास्त्रार्थ में ये लिखा है कि चाइल्ड मैरिज करना ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी तक बोल दिया था कि अगर किसी धर्मशास्त्र में ये चीज़ लिखी है तो मैं उस धर्मशास्त्र को रिजेक्ट कर दूंगा, उस फिलॉसफी को रिजेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से जितने भी ये जो सोशल रिफॉर्म, चाहे वो विडो रीमैरिज एक्ट हो, चाहे कुलीन ब्राह्मण सिस्टम को ख़त्म करना हो, चाहे चाइल्ड मैरिज को चैलेंज करना हो, इसको बहुत बैलेंस्ड वे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने रिफॉर्म लाया इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके एजुकेशनलिस्ट रिफॉर्म। ये एजुकेशनलिस्ट थे और इनके एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक आ गया जो इन्होंने जनरल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाया था और एक है जो इन्होंने विमेन एजुकेशन रिफॉर्म लाया था। तो सबसे पहले मैं आपको जो इनके जनरल रिफॉर्म्स थे वो बताती हूँ। उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब ये संस्कृत कॉलेज का पार्ट बने, पहले ये उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी बने थे और 1851 में ये उसके प्रिंसिपल बने। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म विद इन दैट कॉलेज लाया। उसमें से सबसे पहला क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। संस्कृत कॉलेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो संस्कृत था, लेकिन बिसाइड संस्कृत इन्होंने इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म इन्होंने क्या लाया, इन्होंने राइट टू एजुकेशन की बात, जो आज हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट होना, राइट है हमारा राइट टू एजुकेशन, ये बात ये उस टाइम बोल रहे थे कि राइट टू एजुकेशन लाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या बोला कि राइट टू एजुकेशन शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड एंड जेंडर। तो इसके लिए इन्होंने जो संस्कृत कॉलेज के प्रीमिसेस थे उनको ओपन किया फॉर नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर शूद्र स्टूडेंट्स, कि हर किसी को पढ़ने का जो है वो राइट होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस कॉलेज को ओपन कर दिया हर एक स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट आ गया, इन्होंने इसके अलावा बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए, जिसमें 20 मॉडल स्कूल्स इन्होंने बंगाल में एस्टैब्लिश किए, डिफरेंट जगहों पे, लाइक हुगली में, मिदनापुर में, नाडिया में, बड़वान में, इन सब एरिया में इन्होंने मॉडल स्कूल एस्टैब्लिश किया। मॉडल स्कूल क्यों बोला गया, क्योंकि ये पूरे के पूरे स्कूल के जो प्रोग्राम्स थे वो इन्होंने खुद डिज़ाइन किए थे। कैसे कि ये जो विद मॉडर्न इंसाइट, ये मॉडर्न इंसाइट क्या था कि जो रिक्रूटमेंट, टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट होती थी ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद करते थे। और उसका क्राइटेरिया क्या होता था कि वो टीचर्स नॉर्मल स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आएंगे। नॉर्मल स्कूल्स क्या थे, टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स, जैसे आजकल बीएड कॉलेज जो होते हैं वैसे इन्होंने एक नॉर्मल स्कूल्स वहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे। वो क्यों, ताकि टीचिंग मेथड जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। इस वजह से इन्होंने ये स्कूल एस्टैब्लिश किए। तो इन्हीं स्कूल्स में से जो ट्रेनिंग जिन टीचर्स को दी जाती थी उनको इन मॉडल स्कूल्स में लगाया जाता था। नेक्स्ट आ गया सुपरवाइज, कि पूरे मॉडल स्कूल को सुपरवाइज जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद करते थे। नेक्स्ट जो सिलेबस की बात मैं अगर करूं तो पूरा सिलेबस इन्होंने खुद डिज़ाइन किया था और इसमें एंशिएंट स्क्रिप्चर के साथ साथ इंग्लिश, वेस्टर्न साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट जो थे वो पूरे सिलेबस में इन्होंने ऐड किए थे। उसके बाद जो आजकल हम नए कंसेप्ट सुनते हैं स्कूल से लेकर, लाइक एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी,
संडे को हॉलीडे होनी चाहिए, समर वेकेशन, ये सब इन्होंने अपने मॉडल स्कूल में जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो इस तरीके से जनरल रिफॉर्म्स इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में लाए थे। अब हम बात करेंगे विमेन एजुकेशन रिफॉर्म। तो इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो कैसे? इनका ये मानना था कि जो अगर किसी भी विमेन की इमेंसिपेशन चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्राइमरी जो सोर्स होना चाहिए, जो प्राइमरी जो एक्ट होना चाहिए या वे होना चाहिए, दैट शुड बी एजुकेशन, कि विमेन को एजुकेशन देनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम कि डोर टू डोर कैंपेन करो और इतनी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को ये समझाना कि लड़कियों को एनरोल्ड करो आने के लिए। अभी भी आप देखते हो कि जैसे आज की सोसाइटी, आज हम इतने मॉडर्न हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने ग्लोबलाइज्ड हैं, in spite of all these things it is very difficult to convince people. For example, if I am talking about that corona vaccine, आज आप देखिए हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं और इनफैक्ट अपने आगे पीछे भी लोगों को देखते हैं कि वो कितने मिथ्स से उनको इस वैक्सीन को लेके, ऑल्दो वैक्सीन की पूरी इन्फॉर्मेशन हर जगह है, गूगल में आप सर्च कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो, हर जगह इन्फॉर्मेशन है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या नहीं है, क्यों लगानी चाहिए और क्यों नहीं लगानी चाहिए। इसके बावजूद भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके बहुत मिथ्स हैं वैक्सीन को लेके। तो अगर इस टाइम पे इतने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इतने एक्टिव सोशल मीडिया होने के बावजूद भी अगर हम लोग इतने ज़्यादा मिथ्स होते हैं हमारे अंदर और हम कन्विंस नहीं होते हैं जल्दी, तो आप सोचिए उस टाइम पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कितने एफर्ट्स हैं और इनके एफर्ट्स फ्रूटफुल भी हुए, ये सक्सेसफुल हुए और इन्होंने उस टाइम पे मोर देन 1000 गर्ल्स की एडमिशन, गर्ल्स को एनरोल्ड किया था अपने स्कूल में। और इसके लिए इन्होंने 35 विमेन स्कूल्स बनाए बंगाल में और इसके अलावा इन्होंने फंड रेस्ट किया और उस फंड का जो नाम था वो था नारी शिक्षा भंडार। और ये नारी शिक्षा भंडार जो था ये किस लिए था? टू सपोर्ट विमेन एजुकेशन। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे बंगाल में विमेन एजुकेशन में बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाई थी। एक और इससे रिलेटेड फैक्ट है कि एक बैथ्यून स्कूल वाज द फर्स्ट परमानेंट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय D.W. बैथ्यून। और उनको ये स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत हेल्प की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट परमानेंट गर्ल्स स्कूल जो था वो किसने इस्टेब्लिश किया था और उस स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर हम लिंग्विस्ट की बात करें, एज ए लिंग्विस्ट भी इन्होंने बहुत काम किया। स्पेशली जो बंगाली अल्फ़ाबेट था उसको इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्ट क्यों किया? ताकि संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम पे बंगाल में बहुत प्रोमिनेंट हो रही थी, बहुत लोग पढ़ते, उसको बहुत इफेक्टिव, बहुत बड़े लोग पढ़ते थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट बनाया गया था। इन्होंने बंगाली को इम्पोर्टेंट बनाया और उसको इजी किया ताकि हर कोई इसको समझ सके। और इवन कि अभी एक बुक है इनकी, एक वर्क है ब्रोनो परिचय। ब्रोनो परिचय जो है वो एक इंट्रोडक्शन है टू बंगाली लेटर। ये इस बुक को आज भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है, आज भी ये इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। वहाँ के हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है। जिसको भी बंगाली लैंग्वेज सीखनी होती है वो इसी बुक का यूज़ करता है। तो एज ए लिंग्विस्ट भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब हम आ जाते हैं इनका लिटरेरी वर्क। अगर हम इनका लिटरेरी वर्क देखें तो लिटरेरी वर्क मैंने आपको बहुत से स्कॉलर्स का पढ़ाया कि उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन जो था वो बहुत ही स्पेसिफिक था और उसका एक बहुत लॉजिकल वे में इन्होंने जो है वो लिटरेरी वर्क किया। वो कैसे? सबसे पहले इन्होंने बहुत सी बायोग्राफीज लिखी। इन बायोग्राफी जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी उस टाइम पे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था, उनकी बायोग्राफीज लिखी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि ये चाहते थे कि जो यंग जनरेशन है वो मोटिवेट हो सके। मोटिवेट क्यों हो सके? कि जो भी लोग वहाँ पे पर्सनालिटीज़ थी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, उनके स्ट्रगल को देखें, उनकी ऑनेस्टी को देखें, उनके हार्ड वर्क, उनकी डेडिकेशन, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए यूथ को इन्होंने बहुत सी बायोग्राफीज़ लिखी, जिसमें से है बीतल, पंचवस्ती, बंगलार इतिहास, जीवन चरित्र। सारे तो यहाँ पे मैं नहीं करवा सकती हूँ, ये 2-3 बायोग्राफीज इन्होंने लोगों पे लिखी थी। नेक्स्ट इन्होंने सोशल रिफॉर्म जो ये प्रीच करते थे उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत सा वर्क भी इस पर लिखा था, बहुत सा लिटरेचर उस पर लिखा था, जिसमें है विदो बहिहा मतलब राइट टू वीमेन फॉर रीमैरिज, एंड देन बहुविवाह जो था वो पॉलीगैमी सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने लिखा था।
और बाल्य विवाह जो है वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने सोशल जो लिटरेचर था वो भी निकाला था। नेक्स्ट आ जाता है इनकी ट्रांसलेशन। इन्होंने बहुत सा लिटरेचर जो था उसको ट्रांसलेट किया बंगाली में, ताकि हर तरह के लिटरेचर जो हैं वो बंगाल के लोग जो हैं उसको समझ सकें। जिसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है उपकार मोनिका और एक था व्याकरण कमुदी। तो ये सब जो थी ये संस्कृत के वर्क थे, इनको इन्होंने बंगाली में कन्वर्ट किया था। और एक है शकुंतला, कालिदास की जो वर्क था शकुंतला, उसको भी इन्होंने बंगाली में जो था वो ट्रांसलेट किया था। ये क्वेश्चन जो है वो कहीं आ चुका है। उसके बाद आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेस एस्टैब्लिश की, एक संस्कृत प्रेस एस्टैब्लिश की। उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था कि ये खुद बुक्स जो है वो प्रिंट कर सके और वो बुक्स जो है वो कंपैरेटिवली अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों को जो है वो बांट सके, ताकि कॉमन लोगों तक जो है वो इनका लिटरेचर जो है वो पहुंच सके। तो इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एसोसिएटेड है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि मैंने देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है, बस विडो रीमैरिज के बारे में उनको पता होता है या थोड़े बहुत एजुकेशन रिफॉर्म पता होते हैं। तो आज मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया उनके पूरे रिफॉर्म्स। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन और कहीं से कलेक्ट करना ज़रूरी भी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप इसको फ्रेम कीजिए और फ्रेम करके हमारे पेज पे भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच।